हेलो, वेलकम बैक। मैं लोकेश कुमार करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत अपने मिशन कॉमर्स क्लासेज में। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम इसकी डेफिनेशन से लेके इसके जो मेथड हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से समझेंगे। तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। अब देखते हैं हम सबसे पहले इसकी परिभाषा। आहरण। आहरण होता क्या है? आहरण एक स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग या स्वामियों द्वारा किसी फर्म से अपने निजी उपयोग के लिए निकाली गई धनराशि से है, जिसका प्रभाव सीधे उनके कैपिटल पर पड़ता है, यानी पूंजी पर पड़ता है। जब कोई साझेदार या संस्था का स्वामी अपने व्यवसाय को आहरण करता है तो उस आहरण करने के पश्चात उसकी जो पूंजी है उसमें गिरावट आती है, उसमें कमी हो जाती है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए इसके डेफिनेशंस और इसकी मेथड्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखिएगा। पाठ 1 साझेदारी लेखांकन कक्षा 12 प्रकरण जो रहने वाला है हमारा वो आहरण पर ब्याज की गणना। एक बार फिर बता दूं मैं, आहरण पर ब्याज की गणना यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर हम बात करने वाले हैं आज। अब ड्राइंग यानी आहरण की परिभाषा क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। आहरण से आशय व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों के द्वारा अपने निजी व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से जो धनराशि निकाली जाती है आहरण कहलाती है। इसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी हमें जो हम कक्षा 11 में पढ़ के आते हैं वो भी हमें इसी बात के लिए इंडिकेट करती है, इंगित करती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों ही अलग हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी पृथक अस्तित्व अवधारणा भी हमें यही बताती है कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी जो होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। अगर कोई स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो व्यवसाय की लायबिलिटी हो जाती है ये कि स्वामी के लिए उसको चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर स्वामी व्यवसाय से आहरण करता है तो उस टाइम भी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार ही हम ये मान लेते हैं कि जो स्वामी है उसने व्यक्तिगत उपयोग यानी किसी दूसरे आदमी से, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फर्म जो होती है खुद में एक कृत्रिम व्यक्ति है तो वहां से उसने पैसा निकाला है, इसलिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर दोबारा से। नोट, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार इसका प्रावधान साझेदारी संलेख में किया जाता है। हम साझेदारी पढ़ रहे हैं तो साझेदारी में जो हमारा प्रावधान मिलता है हमें किसका? आहरण पर ब्याज की गणना का। ये कहाँ मिलेगा हमें? पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि उसके नियम और शर्तों में इसका उल्लेख मिलता है हमें। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार इसका प्रावधान साझेदारी संलेख में किया जाता है। जैसे कि जब एक फर्म स्टेब्लिश होती है, मैं आपके लिए बता दूं कि पृथक पृथक रूप से यानी सेपरेट सेपरेट में हम देखते हैं तो साझेदार होते हैं, मगर इनके लिए जब कंबाइंड किया जाता है, इनको एक दूसरे से जोड़ा जाता है एक फर्म में, तो ये बनती है एक फर्म। पृथक पृथक रूप से साझेदार हैं और अगर एक साथ आते हैं तो ये बन जाती है एक फर्म। जब फर्म स्टेब्लिश होती है तो उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो जन्म होता है वो पार्टनरशिप डीड के जरिए ही होता है। तो इसका जो प्रावधान रहता है आहरण पर ब्याज की गणना का प्रावधान, वो सीधा सीधा कहाँ मिलता है हमें? पार्टनरशिप डीड में। यदि पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख किया गया होगा, जैसे उसमें और उल्लेख भी होते हैं, पूंजी पर ब्याज लेना, ऋण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज,
क्योंकि वहां से इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तय की जाती है, वो निर्धारित होती है। तो हम अब देखते हैं जरा इस टॉपिक को। और यदि फर्म साझेदारी संलेख का निर्माण अपनी फर्म की शर्तों तथा नियमों के लिए करती है, यदि कोई फर्म है तो उसका डीड क्यों बनेगा, उसका जरूरत क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है? उसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि उस फर्म में उसके नियम और शर्तें जो होंगी उस फर्म की, वो कहाँ लिखी गई होंगी? पार्टनरशिप डीड में। अब डीड इतना आवश्यक इसलिए हो जाता है। तो आहरण पर ब्याज प्रभारित चार्ज किया जाता है यदि फर्म के विलेख में इसका उल्लेख नहीं होता है तो आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। जो नियम और शर्तों वाला जो फंडा है, यानी देखो यहाँ पे संलेख और यहाँ विलेख, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे विलेख कह लो या संलेख कह लो, बात एक ही होती है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है, पार्टनरशिप डीड, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यदि पार्टनरशिप डीड की शर्तों तथा नियमों में ये प्रावधान है कि साझेदारों को आहरण पर ब्याज चार्ज करना है, फर्म चार्ज करेगी साझेदारों के आहरण पर ब्याज, तो हम लेंगे, नहीं तो किसी भी स्थिति में ये चार्ज नहीं किया जाता है। वही लिखा है मैंने। तो आहरण पर ब्याज प्रभावित प्रभारित प्रभारित का मतलब होता है चार्ज, चार्ज और चार्ज को दूसरा बोल देते हैं हम वसूल करना, किया जाता है यदि फर्म के विलेख में इसका उल्लेख नहीं होता है तो आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। साथ के साथ दूसरा नोट भी इसका हम पढ़ लेते हैं। दूसरे नोट्स में क्या है? दूसरे नोट्स में है, नोट नंबर 2 को अब अध्ययन करने वाले हैं हम। साझेदारों के आहरण पर ब्याज फर्म का लाभ होता है। साझेदारों से जो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करती है, प्रभावित करती है, ये उस फर्म का लाभ है और इसको प्रॉफिट में जोड़कर कहां पे दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड में। इसको लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है, जबकि साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते, जब हम साझेदार के अकाउंट बनाते हैं जब हम साझेदारों के खाते तैयार करते हैं तो वहां पर दो विधियों का उल्लेख मिलता है हमें। कौन कौन सी विधियां हैं? एक हमारी स्थिर विधि रहती है और एक हमारी परिवर्तनशील विधि रहती है। स्थिर विधि फिक्स मेथड में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन जो परिवर्तनशील फ्लैक्चुइंग मेथड होता है उसमें एक ही बनता है, उसमें बनता है केवल पूंजी खाता। अब ये पूंजी खाता और चालू खाते में इसको डेबिट पक्ष में, यदि अब विधि के ऊपर है कौन सी विधि हम रखने वाले हैं, तो कहां पे दर्शाया? इसको डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है क्योंकि यह साझेदारों की हानि व्यय होता है। या तो इसको आप हानि मान लीजिए क्योंकि कैपिटल कम होगी तो लॉस होगा उनके लिए, या व्यय एक्सपेंसेस भी इसको हम मान सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी जो विधियां हैं, मासिक विधि, तिमाही विधि, छमाही विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि। ये 5 अवधियां जो हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक 12th क्लास की में दी गई होती हैं। इसमें से 4 जो है मोस्टली ओपन है, एक के लिए हाइड कर रखा है। जो 6 मंथ पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए पिछले 21-22 के सेशन में हटा दिया गया है, उससे पहले आता था। लेकिन हम सभी विधियों को बारीकी से पढ़ने वाले हैं, मैं छमाही को भी नहीं छुड़वाऊंगा आपके लिए, वो भी हम करेंगे। उसके फॉर्मूलों की बात करेंगे, कब कब यूज होंगी उसकी बात करेंगे। तो करते हैं हम अब आहरण पर विधियों के बारे में चर्चा। एक एक विधि को बड़ी बारीकी से हम समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मासिक विधि की, यानी मासिक अवधि विधि में क्या होता है और कैसे होता है, उसको हम गणना करना सीखने वाले हैं।
तो अब हम बात करते हैं मासिक आहरण विधि की, यानी मंथली ड्राइंग मेथड। मंथली ड्राइंग जो मेथड होता है, मासिक आहरण विधि है, इसमें तीन जो कंडीशन है, तीन स्थितियां होती हैं। हमें एक एक स्थिति को बारीकी से समझना है। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की ओर। मासिक आहरण विधि, मंथली ड्राइंग मेथड। अब इसका जो फॉर्मूला यानी जो सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर होता है टोटल ड्राइंग बराबर क्या होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अपॉन में रखते हैं 100। अब हमें कंडीशन देखनी होती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन होती है फर्स्ट डेट, फिर होता है हमारा मिड डेट, और फिर होता है हमारा लास्ट डेट। ये तीन कंडीशन में हमें जो है अपने आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। कब, जब मंथली मेथड होगा। अभी हम केवल मंथली मेथड की बात कर रहे हैं, तिमाही बिमाही कुछ नहीं है, केवल मंथली। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं इसके लिए हल करने के लिए, या तो महीनों को काउंट करें और उसको डिवाइड करें, वरना इसके जो सूत्र हैं, सूत्र के बारे सूत्र से हम इसको निकालते हैं। इसका जो सूत्र है वो क्या होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। देखिएगा, ये जो फर्स्ट है, जब आहरण माह की प्रथम तिथि को किया गया हो, प्रथम तिथि को होता है एक। जब आहरण माह की मध्य तिथि, मध्य तिथि को होता है। जब आहरण माह की अंतिम तिथि को, अंतिम तिथि को होता है। इन सब में जो सूत्र लगने वाले हैं, पहले फर्स्ट वाले में देखते हैं। यदि प्रथम माह में होता है तो कौन कौन से सूत्र लगते हैं उसकी बात करेंगे। n+1/2, यदि यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट, और यहां आता है हमारा मिड, और यहां आता है हमारा लास्ट। यहां पर जो सूत्र लगता है वो n/2, और यहाँ n-1/2। नोट, n का मतलब माह की संख्या। n का जो यहाँ मतलब रखा गया है वो माह की संख्या से रखा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हम इसको लिख सकते हैं, इस n का मतलब माह की संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं 12+1 डिवाइड बाई 2, 12+2, 12-1, 2। देखिएगा, जब आहरण माह की प्रथम तिथि को किया जाता है तो हमारा जो निकल के आता है वो 6, यानी 6 सही 1/2 कितना हो गया, ये 6.5। इसको दूसरी भाषा ये लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 1/2, 6.5 भी लिख सकते हैं। इसको अगर इससे भाग दूंगा मैं तो 6, इसको 5 सही 1/2 या 5.5, ये हमारी कंडीशन होती है। ये जो फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। अब यदि कोई साझेदार प्रथम माह को करता है तो 6.5/12, ठीक है। यदि कोई जो साझेदार है वो मध्य तिथि में करता है तो 6/12, यदि कोई अंतिम तिथि में करता है तो 5.5/12। इस प्रकार से हम
माह में जब बात करते हैं तो वहां इसकी गणना की जाती है। ये तो हो गया हमारा मंथ वाला पीरियड हो गया। अब यहीं पे मैं आपके लिए जो तिमाही कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात कर देता हूं। यहां पर बस इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं और यहां लिख देता हूं तिमाही। जब अब है यहां पर तिमाही की। अब यहां पर जो ये जो फॉर्मूला था ये मंथ में था, अब इसको थोड़ा हम कर देंगे चेंज। इसमें चेंज क्या होता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं, देखिएगा। ये आपको समझाने की जरूरत है नहीं। जब आहरण तिमाही की प्रथम तिथि को होता है, मध्य तिथि को होता है और अंतिम तिथि को होता है, तीनों कंडीशन वो हमारी मासिक की थी, ये तिमाही की है। तो अब देखिए तिमाही में होते हैं 3 महीने, तो यहाँ पर करते हैं +3 और -3, +3 और -3, यानी अगर 12 + 3 बट्टे में 2 करेंगे तो ये 7 सही 1/2, या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं हम इसको 7.5 माह। यहां पर जो मिड वाला होता है, मिड वाले में आपके लिए कुछ करना ही नहीं होता। यहाँ पे बराबर कितना होगा, यहाँ पे 6 महीने का ही होने वाला है। यहाँ पे जो होगा 12 - 3 यानी बट्टे में 2, ये 9 महीना निकल के आए। 9 में हम 2 से भाग देते हैं, ये कितना निकल के आना है वाला है, 4 सही 1/2, यानी कितना हो गया 4.5 माह, 4.5। ये हमारा तिमाही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर कोई तिमाही में करता है तो हम कैसे रखेंगे, फिर इसे सीधा सीधा रखना है हमें। ऊपर जैसे कोई तिमाही की प्रथम में करता है 7.5 12, उसके बाद में अगर मध्य में करता है 6/12, और अगर अंतिम में करता है तो 4.5, 4.5 और अपॉन में कितना होगा हमारा 12। ये हमारा आया तिमाही के बारे में। अब थोड़ा सा चेंज करती है यहीं पे ही, अब करते हैं छमाही। 6 माही, 6 माही का मतलब हो गया सीधे 6 माह, और यहां पर भी हम कर देते हैं छमाही। बाकी आपके लिए कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें को थोड़ा समझना है, इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं होता। यदि छमाही की बात करता है तो +6 +6, -6 -6। अब देखिएगा 12 + 6 यानी 18 में अगर 2 को आप डिवाइड करेंगे तो 9 माह का लगेगा। यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर 12/2 तो 6 माह का। यहाँ पर जो निकल के आया, अब 6/2 में करेंगे तो कितने का निकल के आया हमारा 3 महीने का। यदि छमाही की मैं बात करूं तो फर्स्ट डेट में 6 जोड़ने होते हैं, और अंतिम डेट में जो हमें चाहे प्रथम हो या, देखिएगा 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, एक माह, एक तिमाही और एक छमाही। इसमें पहले वाले में 1 जोड़ना है, इसमें पहले वाले में 3 जोड़ना है, और इसमें पहले वाले में 6 जोड़ना है, पहले में फर्स्ट डेट में। और जो सेकंड में आपके लिए एक ही सूत्र पर काम करना है, n/2, यानी हर कितने पे लगाना है, 6 माह पे ही लगाना है। अब जब अंत में आता है तो -1 करना है, -3 करना है, -6 करना है। आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब हम जो बात करेंगे छमाही की, तिमाही की और जो माह होता है उसमें बात करने पर ये आपके लिए फॉर्मेशन होने वाला है। अब जो फॉर्मूला सब पर एक ही रहेगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में, अब यहाँ पर जो मैंने निकाल रखा है ये अंतिम तिथि में किया गया है। और किसकी अंतिम तिथि है, ये तिमाही की अंतिम तिथि है, इतना भी आपके लिए ध्यान रखना। कब की है, तिमाही की। अब हम बात करते हैं इसके आगे गुणनफल विधि की। गुणनफल विधि को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट जो मेथड होता है, इसमें देखिएगा हम यहाँ पर महीने 4 महीने, 4.5 महीने, 6 महीने, 6.5 महीने, 7 महीने, 9 महीने तक की गणना करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में आपको केवल और केवल 1 माह का
जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं और देखते हैं अपने प्रोडक्ट मेथड को। तो अब बात करते हैं हम गुणनफल आहरण विधि यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले मैं आपके लिए बताने देना चाहता हूं कि जब भी हम प्रोडक्ट मेथड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं उस टाइम हमें केवल और केवल 1 माह की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर सम प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और फिर मल्टीप्लाई 1/12। इसका जो सूत्र है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसकी गणना कर पाते हैं। साथ के साथ गुणनफल विधि में आपके लिए टेबल भी बनाना होता है। उस टेबल के जरिए ही आप गुणनफल विधि पर जो ब्याज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला जब ही काम करेगा जब आपको टेबल बनानी आती है। और इसके लिए हमें करना होता है कि सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में जो राशियां होती हैं वो असमान तिथि पे होंगी, असमान तारीख होंगी, उनकी असमान ही उनका अमाउंट होगा। अब क्या करना होता है, जब जब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गई है यानी आहरण किया गया है, आहरण जब होता है उस तिथि से, और साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि फर्म के जो खाते हैं वो किस अवधि पर बंद किए जाते हैं, उनका क्लोजिंग टाइम क्या है। यदि ओपनिंग उनकी 1 जनवरी को होती है तो अंत जो होगा उनका खाते जो अंतिम क्लोज्ड होंगे खाते वो 31 दिसंबर को होंगे। यदि 1 अप्रैल को है तो 31 मार्च को होंगे। तो सवाल करने से पहले सवाल को बड़ी बारीकी से समझना इसलिए ही पड़ता है गुणनफल विधि में कि खाते कब रखे गए हैं, उनकी समय अवधि क्या है, क्या 1 जनवरी है या 1 अप्रैल है। उसके बारे में ही हम जब जानकारी रखते हैं तो हमारी गणना स्पष्ट हो जाती है। साथ के साथ जब आहरण किया जाता है उस तिथि से जो अंत की तिथि होती है वहां तक की तिथि में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ड्राइंग अमाउंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं मंथ में, और मंथ में मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है 1 बार 2 बार 4 बार कितनी बार जब आहरण किया गया हो, तो नीचे जब आते हैं हम 5 बार आहरण करने के बाद तो सबके लिए सम यानी उनको जोड़ेंगे, उनका योग करेंगे और योग के बाद हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला होता है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर सम या टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 फिर मल्टीप्लाई 1/12 यानी 1 माह का। अब हम थोड़ा इसकी थ्योरी के बारे में भी समझ लेते हैं। गुणनफल विधि, साझेदार यदि साझेदार असमान धनराशि का आहरण भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर करते हैं, यानी ना तो पैसे असमान है ना ही जब वो निकाले जा रहे हैं उनकी तिथि असमान है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, समय अंतराल पर करते हैं तो गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। इस विधि में प्रत्येक आहरण की तिथि से वर्ष की अंतिम तिथि तक की गणना की जाती है। यानी यदि कोई साझेदार 1 यानी 1 जून को अगर निकालता है और खाते 31 मार्च को अगर होते हैं बंद, तो इसके लिए यहां से लेकर यहां तक की जो अवधि होगी, जून पूरा लेंगे क्योंकि 1 है। आपके लिए मैं बता दूं, यदि कोई आहरण मंथ की अंतिम तिथि में किया जाता है, जैसे ये जून है
तो इसकी जो लास्ट डेट होगी 30 जून हो, 31 जून हो, 28 या 29 फरवरी हो, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट तिथि होती है, उसकी फर्स्ट डेट होगी, तो हम पूरा महीना काउंट करते हैं। जैसे फर्स्ट जून है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अप्रैल, मई, जून। तो ये जो निकल के आई है यहां से यहां तक की जो अवधि है, फर्स्ट जून से लेके 31 मार्च तक की जो अवधि निकल के आती है वो निकल के आती है 10 माह की। तो हम क्या करेंगे, अब जो करना होगा हमें, जैसे इसने 5,000 रुपए जून को निकाले हैं, तो गुणा हम करेंगे इसमें कितने की, 10 की, और जो निकल के आएगी प्रोडक्ट वो निकल के आएगी हमारी 50,000। इस कंडीशन से हम गणना की जाते हैं। यही इस लाइन में कह रहा है कि इस विधि में प्रत्येक आहरण की तिथि कौन सी है, फर्स्ट जून से वर्ष की अंतिम तिथि कौन सी है, 31 मार्च तक की गणना की जाती है। तत्पश्चात आहरण की राशि तथा अवधि माह की गुणा कर दी जाती है, यानी इन दोनों की गुणा कर दी जाती है और सभी गुणनफलों का योग करके एक माह के आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बाकायदा इसको क्लियर करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये क्या कह रहा है, तत्पश्चात उसके बाद में आहरण की राशि कितनी है, 5,000, तथा अवधि माह कितनी है, 10 की गुणा कर दी जाती है। अब हमने गुणा कर दी, इसकी और इसकी गुणा करी, कितनी आई, 50,000, और सभी गुणनफलों का योग करके एक माह की अवधि पर आहरण की ब्याज की गणना की जाती है। अब ये जून का है, उसने जुलाई में निकाला हो, अगस्त में निकाला हो, जितनी वर्ष में निकालेगा उन सबको हम रखेंगे, और का जो फाइनल काउंट नीचे जो आता है हमारा, वही होता है हमारा सम प्रोडक्ट। ये जो सम लिखा हुआ है, योग, सम प्रोडक्ट, ये सी को कहते हैं। इनका सभी का योग नीचे, मतलब जो गुणनफलों का योग नीचे आने वाला है यहाँ, उस पर हम निकालते हैं। और निकालेंगे किस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला रखा जाएगा, फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर, या तो सम प्रोडक्ट रखें या टोटल प्रोडक्ट रखें, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में करते हैं 1/12। इस प्रकार से हमारी गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब आगे जो बात होगी हमारी वो होगी औसत विधि पर, यानी एवरेज मेथड पर। तो करते हैं हम अपने एवरेज मेथड पर बात। अब हम बात करते हैं औसत अवधि विधि की। औसत अवधि विधि यानी इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज यानी एक मिड वैल्यू के लिए हमेशा इंगित करता है, उसे इंडिकेट करता है, उसी के बारे में ये बात करती है विधि। ना तो ऊपर ना नीचे, ये बिल्कुल मिड पॉइंट में लेकर चलने वाली विधि होती है। और अधिकांशतः इस विधि का जो प्रयोग होता है जब हम साझेदारों के खाते तैयार करते हैं, उस विधि में अधिकांशतः इसी विधि का प्रयोग होता है। ये भी बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, स्मरण भी रखिएगा इसी बात के लिए कि एक ही ऐसी विधि है जिसका पालन हमें सबसे ज्यादा, जब हम आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं, किसकी, साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं, तो इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। किसी सवाल विशेष में आपके लिए बोल दिया जाएगा कि आहरण पर ब्याज जो है इतने परसेंट है, 10% है, 5% है, लेकिन ना तो समय दिया है कि मध्य तिथि में किया है या प्रथम तिथि में किया है या अंतिम तिथि में किया है, ना ही आपके लिए उस सवाल में यह बताया गया है कि राशियां असमान अंतराल से निकाली हैं, असमान राशियों से निकाली हैं। तो उस टाइम हम केवल और केवल
इस विधि का यूज करके अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। इसी विधि का यूज सबसे ज्यादा जो है हमारे पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाने के लिए किया जाता है। इसी से हम बंद समायोजन वहियों में समायोजन भी इसी विधि से करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है, तो हम करते हैं इस विधि के बारे में बात। जैसे कि औसत अवधि विधि से आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एवरेज पीरियड मेथड। होता क्या है औसत अवधि विधि, यदि आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो, ना तो ये बताया गया है कि मध्य में है, न प्रथम में है, न अंतिम में है, और अगर हम गुणनफल विधि में आते हैं तो वहां ना ये बताया गया जून में किया है, जुलाई में किया है, तो कुछ भी जानकारी, कोई भी सूचना स्पष्ट नहीं है, कोई भी सूचना स्पष्टता है ही नहीं। उस वक्त क्या करते हैं, नहीं दी गई हो तो कुल आहरण की राशि पर औसत विधि से 6 माह का ब्याज चार्ज किया जाता है। नोट बहुत जरूरी है, ये कई बार जो है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुविकल्प क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मान्यता के आधार पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए यह मान लेते हैं कि आहरण पूरे वर्ष समान किया गया है, तो वो यही विधि है। प्यारे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। जैसे कि नोट, यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि आहरण पूरे वर्ष समान रूप से किया गया है। ये मल्टीपल चॉइस भी बाजी बाजी कई बार आ चुका है इससे उठ के। इसका जो फॉर्मूला है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई 6/12। ये होती है हमारी औसत अवधि विधि से आहरण पर ब्याज की गणना। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपके लिए एक नए फिर वीडियो के साथ। और जो अब हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा जो प्रकरण रहने वाला है वो प्रकरण रहने वाला है साझेदार की गारंटी। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, यानी हम बात करेंगे साझेदारी में गारंटी की क्या क्या मान्यताएं हैं। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार लेता हूं आपसे विदा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फुल कॉन्सेप्ट आपके लिए पढ़ाया जाएगा। और आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो अकाउंटेंसी में आप 90 नंबर प्लस ही लेके आने वाले हैं मेरे साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैव ए गुड डे, नमस्कार।